अस्सलाम वालेकुम क्लास, ईद मुबारक। आप सबको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। गुड। भाई पड़ोस में जो है हमारे म्यूज़िक चल रहा है, पता नहीं बैकग्राउंड आवाज़ तो नहीं आ रही होगी आपको? ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो चैट पे सेंड कर दिएगा। लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ रिटर्न को डिस्कस किया था, और इसकी लॉज ऑफ रिटर्न क्या होता है, इसके ग्राफ क्या होते हैं, इसके शेड्यूल, इसकी एप्लीकेशंस, वो हमने डिस्कस की थी। शॉर्ट रिव्यू देने के बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर इसको थोड़ा सा और के देख लेते हैं एक मरतबा, ताकि याद आ जाए, इसलिए कि नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका भी इसी से लिंक है। द लॉज ऑफ रिटर्न शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आता ही है। इसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को शॉर्ट रन के अंदर हम वेरी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 2 वेरिएबल्स को हम वेरी करते हैं, जैसे कि लेबर एंड कैपिटल। लेबर और कैपिटल को वेरी करने के बाद क्या होता है, इसका इम्पैक्ट ये आता है कि हमारी जो आउटपुट होती है या मार्जिनल आउटपुट होती है वो इंक्रीज होती है, देन कांस्टेंट होती है, एंड फाइनली डिक्लाइन हो जाती है। ये हमने डिस्कस किया था। अच्छा, हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरी नहीं किया, इसलिए कि हमारे पास टाइम पीरियड कम होता है। शॉर्ट टाइम पीरियड में आप 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरी नहीं कर सकते। दैट्स वाई आपने जो है लेबर एंड कैपिटल को वेरी कर लिया, चेंज कर लिया, इंक्रीज कर लिया। उसकी बेस पर आपको रिजल्ट, जो 3 रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं, फर्स्ट आपकी मार्जिनल आउटपुट इंक्रीज होती है, देन कांस्टेंट, और फाइनली डिक्लाइन हो जाती है। वो जो ये जो 3 आउटपुट आते हैं हमारे सामने, कि हमारी आउटपुट फर्स्ट इंक्रीज होती है, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। सेकेंड ऑप्शन लॉ कांस्टेंट, तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न या लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। एंड फाइनली ये जो लिखा है, मेंशन किया हमने, डिक्लाइन। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और लॉ ऑफ इंक्रीज कॉस्ट। ये तीनों नेम हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए। ठीक है, लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न और लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न की एप्लीकेशन होती है इंडस्ट्री के ऊपर। ये दोनों इंडस्ट्री पे अप्लाई होते हैं। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है एग्रीकल्चर के ऊपर। क्या रीजन हमने इसकी डिस्कस की थी, इंक्रीज रिटर्न और कांस्टेंट रिटर्न क्यों अप्लाई होता है इंडस्ट्री के ऊपर? यानी जब आप अपनी मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी जब आप अपनी लेबर एंड कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, तो उसकी बेस पर आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है फर्स्ट, देन कांस्टेंट हो जाती है। ठीक, ये इंडस्ट्री पे क्यों अप्लाई होता है? इसलिए कि हमने क्लास में डिस्कस किया था, इसका डायरेक्ट नेचर से कोई लिंक नहीं होता। जैसे कि एक आयरन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, ये एक इंडस्ट्री है, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, यानी वो गाड़ियां बनाती है। तो उसका डायरेक्ट कोई नेचर से इस तरह लिंक नहीं है कि अगर जैसे जिस तरह एग्रीकल्चर को होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए हमें रेनफॉल चाहिए, ठीक है, इसके अलावा हमें सॉइल लैंड चाहिए, सॉइल यानी मिट्टी चाहिए, और फर्टिलाइज सॉइल चाहिए, यानी जरखेज मिट्टी चाहिए,
इसके अलावा हमें जो है लाइट यानी हीट यानी सूरज की लाइट चाहिए। तो बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं कि उनको इतना पानी नहीं दिया गया या रिक्वायरमेंट उनकी पूरी नहीं की गई तो ख़राब हो जाती हैं, कि उनमें अगर इतना पानी चाहिए या फिर इतनी उनको लाइट चाहिए और वो नहीं मिली, ठीक है, तो वो ख़राब हो जाती है। इसका मतलब है कि ये जो एग्रीकल्चर है ये डायरेक्ट जो है इसका लिंक होता है नेचर की इन तमाम फैक्टर से, इसका लिंक होता है। और ये फैक्टर्स या रिक्वायरमेंट इसकी पूरी ना हो तो एग्रीकल्चर जो है उस पर इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। तो हमने डिमिनिशिंग रिटर्न को एग्रीकल्चर से रिलेट किया हुआ यहाँ पे, और इंक्रीज रिटर्न और कांस्टेंट रिटर्न को हमने इंडस्ट्री से यहाँ पे रिलेट किया हुआ है, ठीक है। इसकी बेस पे हमने ग्राफ बनाए थे, ये हमने ग्राफ बनाए थे दो, कि अगर हम लेबर और कैपिटल, एक के बाद हम लेबर और कैपिटल इंक्रीज करते हैं लेबर कैपिटल को, तो उसकी बेस पे हमारी एमपी इंक्रीज होगी, यहाँ तक इंक्रीज हो गई, देन कांस्टेंट रहेगी और फाइनली डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इसकी बेस पे ग्राफ बनाए थे, ये ग्राफ आपके सामने, और एमसी का ग्राफ नीचे बना हुआ है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ये भी शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। वो जो वीडियोस हमने आपके साथ शेयर किए हैं उसमें चेक कीजिएगा कि हमने जो है इन दोनों को शॉर्ट रन में ही डिस्कस किया था, लॉज ऑफ रिटर्न और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या होता है और इसमें और लॉज ऑफ रिटर्न में क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। Marshall and his followers were of the view that the law of diminishing returns applies to agriculture and the law of increased return and law of constant returns to industry. मार्शल और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उनका कहना यह है कि जो डिमिनिशिंग रिटर्न है इसका डायरेक्ट लिंक होता है एग्रीकल्चर पे, यानी एग्रीकल्चर पे अप्लाई होता है, और लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न जो और कांस्टेंट रिटर्न जो है वो इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई होता है। After Marshall, it was reorganized that there are not three laws of production. मार्शल के बाद ये रियलाइज किया गया कि ये जो लॉ हैं ये लॉज ऑफ रिटर्न हैं, ये लॉज ऑफ रिटर्न नहीं है, ये एक लॉ है, ये तीन लॉज नहीं है, थ्री लॉज नहीं है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया लॉज ऑफ रिटर्न में हमने थ्री लॉज डिस्कस किए, लॉज ऑफ इंक्रीज रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, थ्री लॉज हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल में डिफरेंस ये है कि लॉ ऑफ वेरिएबल ये कह रहा है कि रादर इट इज ओनली वन जर्नल लॉ ऑफ प्रोडक्शन विच हैज थ्री फेजेस, कि इसके क्या कहते हैं थ्री लॉज नहीं है बल्कि थ्री फेजेस हैं। बट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये डिफरेंस है कि लॉ ऑफ रिटर्न बोलता है कि थ्री इसके लॉज हैं, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का कहना है कि थ्री लॉज नहीं है, एक लॉ है उसके थ्री फेजेस हैं। दिस लॉ वाज गिवन द नेम ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, और इसको नाम दिया गया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस स्टेट्स दैट as the quantity of one factor is increased keeping the other factor fixed। अच्छा ये भी वही बात बोल रहा है कि किसी एक फैक्टर को अगर आप इंक्रीज करते हैं बाकी फैक्टर को कांस्टेंट रख के, बाकी को आप चेंज नहीं करेंगे, तो उस पर क्या होगा, उसका इम्पैक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट फैक्टर विल इवेंचुअली डिक्लाइन, कि उसका क्या इम्पैक्ट आएगा कि वो लास्ट में डिक्लाइन हो जाएगी, यानी फर्स्ट इंक्रीज कांस्टेंट और डिक्लाइन होगी, ठीक है। तो इन दोनों मेन डिफरेंस यही था। अच्छा एक बात ये कि हमने देखा लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर जैसे जैसे आप लेबर इंक्रीज कर रहे हैं आपकी एमपी इंक्रीज होती है, आपको नंबर फोर्थ पे आपकी एमपीए 20, ठीक, नंबर फिफ्थ जब आपने लेबर लगाई तो भी आपकी एमपी 20 थी, यानी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई। जब आपको पता चल गया कि प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगी, अब उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, फॉरेन डिक्लाइन हो जाती है फिर वो।
नंबर 6 फिर आपने लेबर लगाई, फिर एमपी आपकी कांस्टेंट है, और फिर 7 से वो डिक्लाइन होना शुरू हुई है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कहना है कि होता यह है कि जैसे ही आप इंक्रीज रिटर्न की तरफ मूव करेंगे, इंक्रीज के बाद आप फौरन डिक्लाइन हो जाएंगे, यानी इंक्रीज होगा और उसके बाद डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको ग्राफ के जरिए हम आगे समझते हैं। एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की एजम्पशन दी गई है इधर। द लॉ assumes the following. First, the state of technology is assumed to be constant. जैसे कि भी हमने डिस्कस किया कि अगर जब आप एक के बाद एक लेबर और कैपिटल इंक्रीज करेंगे, उसकी बेस पर आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी और फाइनली कांस्टेंट और फॉरन डिक्लाइन हो जाएगी। कांस्टेंट का फेज ऐसा नहीं होगा जिस तरह लॉज ऑफ रिटर्न के अंदर है कि एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक है, ऐसे कांस्टेंट नहीं शो कराएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर। जो हमने भी डिस्कस किया कि ये जो आउटपुट या मार्जिनल आउटपुट चेंज हो रही है, इंक्रीज, कांस्टेंट और डिक्लाइन, ये किसकी बेस पर हो रही है? ये लेबर और कैपिटल की बेस पर हो रही है। ठीक है, आपने जो है लेबर लगाई, एक के बाद एक लेबर लगा रहे हैं आप, और लेबर की बेस पर आपकी एमपी इंक्रीज, कांस्टेंट और डिक्लाइन हो रही है। तो फर्स्ट एजम्पशन ये है कि टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बेस पर है, ऐसा ना आप बोलें कि लेबर की बेस पे इंक्रीज हुई, पता चला कि वो तो टेक्नोलॉजी आपने चेंज कर दी थी, एडवांस मशीनरी आपके पास आ गई, वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है। तो आपने फर्स्ट एजम्पशन ये कि आपकी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि जो आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज या डिक्लाइन हुई या फिर कांस्टेंट हुई है, या आउटपुट में जो चेंज आया है वो हमारे चेंज किए हुए फैक्टर्स, जो हमने वेरी किए हैं फैक्टर्स, उसकी बेस पर हुआ है, ना कि टेक्नोलॉजी की बेस पर। सेकंड, देयर मस्ट बी सम इनपुट्स हुज क्वांटिटी इज केप्ट फिक्स्ड। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनपुट फैक्टर्स भी कहते हैं। हमारे पास टोटल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने उसमें से जो कुछ फैक्टर्स हैं उनको फिक्स्ड रखना है, और हमारे पास हैं फिक्स्ड। हमने लेबर चेंज कर ली फॉर एग्जांपल, बाकी को फिक्स्ड रख लिया। ठीक है, सब एक साथ वेरी नहीं हो सकते, इसलिए कि हम शॉर्ट रन की बात करें, शॉर्ट रन में तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं हो सकते। थर्ड assumption क्या है? The law is based upon the possibility of varying the proportion in which the various factors can be combined to produce a product. इसमें आपने फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन यूज करना है और उसकी बेस पर उसकी प्रोपोर्शन को चेंज करना है। जैसे कि आपने लेबर को चेंज किया और उसकी आपने रख दिया कि हमने एक लगाई, फिर सेकंड लेबर लगाई, थर्ड लगाई, उसकी बेस पर जो है आपकी जो आउटपुट है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी 3 एजम्पशंस थी कि टेक्नोलॉजी जो है कांस्टेंट होनी चाहिए, और आपकी जो है वो कुछ इनपुट्स को आपने फिक्स्ड रखना है, जैसे कि हमने डिस्कस किया हम फिक्स रखेंगे। लैंड और ख़ास तौर पर ऑर्गेनाइजेशन जो है चेंज नहीं होगी। और थर्ड ये कि उसमें एक प्रोपोर्शन की बेस पर आपने इंक्रीज करना है, यानी आप लेबर को एक के बाद एक लेबर आप इंक्रीज करें और उसकी बेस पे आपके पास 3 फेजेस सामने आ रहे हैं। मसला हो रहा है, क्या हो गया इसको? ये इशू आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये देखिए, बैठे बैठाएगा इशू आ गया। अच्छा अच्छा, चलो हो रहा है रिजॉल्व।
ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन को, लॉ और लॉ ऑफ वेरी लॉज ऑफ रिटर्न को हमने डिस्कस कर लिया। लॉज ऑफ रिटर्न मींस हमारे पास थ्री लॉज हैं, और जिसका नाम है लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कहना ये कि आपके पास थ्री लॉज देंगे, एक लॉ है और उसके थ्री फेजेस हैं, इंक्रीज, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग। ये फिर स्टॉप हो चुके हैं, हम दोबारा शेयर कर लेते हैं। प्रोग्राम कहाँ गया वो? 1 मिनट वेट करें आप ज़रा। अच्छा, जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो पूछ लें आप, ताकि उसको भी हम देख लें। फिर जब तक फाइल ऑन ओपन हो रही है। ये हमने ऑन कर लिया है। अच्छा, ये हम आ गए हैं, और ठीक है, ये आपके सामने ग्राफ है। ये हमने डिस्कस किया था, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर हमारे पास थ्री स्टेजेस हैं, थ्री स्टेजेस ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में हमारे पास थ्री स्टेजेस हैं। फर्स्ट, हमारे पास टेबल नंबर 1 है, यूनिट्स ऑफ लैंड, यानी जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम यहाँ पर जो है लैंड को फिक्स्ड रखेंगे, उसको वेरी नहीं करेंगे। देन हम क्या कर रहे हैं, लेबर के यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी बेस पर क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन आपकी चेंज हो रही है, आपकी एवरेज प्रोडक्शन चेंज हो रही है और मार्जिनल प्रोडक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो इन वेरिएबल प्रोपोर्शन में आप क्या करेंगे, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के अंदर जो ग्राफ बनेंगे, जिस तरह अभी आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह के ग्राफ बनाएंगे आप। ठीक है, और सबसे पहले आप जो ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे टोटल प्रोडक्शन का, टीपी, टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, और क्या करेंगे फिर आप एक्स एक्सिस पे ले लेंगे अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, यानी लेबर ले लिया आपने। किस तरह लेंगे आप लेबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 आपके एक्स एक्सिस पर जो लेबर आएगी वो 8 होगी, और वाई एक्सिस पे आप क्या लेने जा रहे हैं, टीपी। तो आप देखें टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है, यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम है 150। ठीक है, तो 150 में आप क्या करेंगे, आप ले लें 10 का डिफरेंस ले लें, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20, 19 और 90 और 100, इस तरह करके हम आगे बढ़ेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 150 तक, और पॉइंट्स लगा के हमारे सामने ग्राफ बन जाएगा, टोटल प्रोडक्शन का ग्राफ हमारे सामने बन जाएगा। ग्राफ में कोई इशू तो नहीं है किसी को, ग्राफ बन जाएगा। ये बताइए, लास्ट क्लास में ये ग्राफ मैंने बनवाया था आप लोगों से, आपको दिया था मैंने ग्राफ का असाइनमेंट कोई, इसी ग्राफ का, वेरिएबल प्रोपोर्शन का। नहीं दिया? ठीक ठीक।
तो ऐसा करते हैं, ग्राफ को कोशिश करते हैं बनाने की। मसला है यहाँ पे वाइट बोर्ड तो कहाँ है वाइट बोर्ड इसका? ये रहा वाइट बोर्ड के सामने। वाइट बोर्ड अब किया है हमने शेयर। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप माशाल्लाह ग्राफ ऐसे ही बनेगा इसके ऊपर। समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। किधर आएगी आपकी लेबर, किधर आएगी आपकी टोटल प्रोडक्शन। आप लेबर का लेंगे, इधर वो लेंगे 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। और इस तरह फिर आगे जाएंगे आप, कहाँ तक जाएंगे? 8 तक। और ये तो लेबर होगा, ठीक है। और वाई एक्सिस पे आप क्या रखेंगे? वाई एक्सिस पे आप रखेंगे यहाँ पर आपके पास गैप कितना आ रहा है? 150 का आ रहा है। तो आपने 20 का डिफरेंस ले लिया, या 10 का ले लें आप, ठीक है। कोशिश करें 10 का ले लीजिएगा, मैंने 20 का ले लें। ये 20, ये 40, ठीक है। फिर ये 60, ये 60, फिर 80, और इस तरह हम आगे चलेंगे, ठीक है। और फर्स्ट पे अब आप देखें, फर्स्ट पे पॉइंट क्या है? फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे है हमारा 20 है, तो आपने क्या किया? फर्स्ट पे 20 लगा लिया। थर्ड पे 38, 38 तो 40 से पहले 38 आ गया। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये सेकंड पॉइंट हो गया। और सेकंड पे और थर्ड पे जो है समझे 55 है, तो 55 इधर आ गया तकरीबन। इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लिया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। इस तरह आपका ग्राफ बन जाएगा। और फिर यूँ इस तरह का ग्राफ बनेगा टीपी करके। इसको हम क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे टीपी, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सब जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया लेबर, और इधर आप रखेंगे टीपी। तो ये ग्राफ जो है आपका असाइनमेंट, ये आप मुझे आज सबमिट करा देंगे। मैं आपको टाइम बता दूंगा कब सबमिट कराना है। ये हमने दोबारा शेयर कर लिया स्क्रीन आपके सामने, और ये हमने ग्राफ बनाया था अभी, ये टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह अब आप क्या करेंगे? फिर आप ग्राफ बनाएंगे एमपी का और एपी का, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन का ग्राफ बनाएंगे। और उसमें वही बिल्कुल एक्स एक्सिस पे आप ले लेंगे लेबर ले लेंगे, और वाई एक्सिस पे आप ले लेंगे क्या ले लेंगे आप? टोटल प्रोडक्शन नहीं, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। जब आप ये ग्राफ बनाएंगे तो इधर तो आपने लेबर ले ली, ठीक है। जब इधर आप ले रहे हैं एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, तो एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में आप देखें इसमें सबसे जो हाईएस्ट अमाउंट है वो कौन सी है, यानी बड़ी अमाउंट कौन सी है? देखते हैं इसमें हमारे पास इसमें आ रही है 30 आ रही है, और मार्जिनल में आ रही है 40। तो इन दोनों को मिलाकर अगर हम देखें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 40। तो 40 में अब आप क्या करेंगे? लेबर एक्स एक्सिस पे आप रखेंगे लेबर, ठीक है, 1 से 8 तक। और वाई एक्सिस पे आप रखेंगे कितने का डिफरेंस लेंगे? 40 पे जाने तो 5 का डिफरेंस ले लें, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। और उसके बाद पहले आप बना दें एवरेज प्रोडक्शन, बना दें दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। पहले एवरेज प्रोडक्शन बना दें। फर्स्ट पे आप लेंगे 20, तो फर्स्ट पे आपने 20 पे निशान लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। सेकंड पे 25 पे, फिर 30 पे, ठीक है। और उसके बाद जो है ये बना हुआ है एवरेज प्रोडक्शन का, फिर 30, फिर 28, फिर 25, 21.3, 17.5। तो ये आपका इस तरह नीचे डिक्लाइन हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह जो है आपका जो है, इसको भी देख लेते हैं। देखें, मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, ये फर्स्ट वाला क्लियर है? फर्स्ट वाले में तो इशू नहीं है किसी को, टोटल प्रोडक्शन वाला पहले ये बताएं।
टोटल प्रोडक्शन क्लियर है? सरदार को आवाज नहीं आ रही है, अब देखें आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज, ठीक है ठीक है ठीक है। फर्स्ट ग्राफ में मैंने अभी आपको बताया कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, आपको लेना है लेबर, और वाई एक्सिस पे आप लेंगे टीपी, टोटल प्रोडक्शन। हम सिर्फ टोटल प्रोडक्शन का बनाएंगे, जैसे कि आपके सामने ग्राफ बना हुआ है और बना के भी दिखा दिया मैंने आपको। कि इसमें हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है लेबर, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट जो जहन में रखें कि आप फर्स्ट टाइम ग्राफ नहीं बना रहे, आप इससे पहले जो है डिमांड का, सप्लाई का, डिमांड सप्लाई का, यूटिलिटी का, सॉरी डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का, इक्वी मार्जिन यूटिलिटी का ग्राफ बना चुके हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स, उसमें वैल्यूज किस तरह पुट करनी है, किस तरह पॉइंट्स लगाने हैं, आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और बाकायदा हमने क्लास में इसको डिस्कस किया है, बनाए भी हैं, पढ़ाए भी हैं। तो अब इसको क्लियर करें, और फिर ये आपका असाइनमेंट है, आप मुझे बना के देंगे ये। और किस तरह बनेगा ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। एक्स एक्सिस पे आप रखेंगे लेबर 1 से 8 तक, और वाई एक्सिस पे आप रखेंगे टीपी, टोटल प्रोडक्शन है कितनी, 150 टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपने 10 का डिफरेंस ले लिया, 20 का डिफरेंस ले लिया, और इधर 150 तक आ गए, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पे 20 है, तो आपने फर्स्ट लेबर पे 20 पे पॉइंट लगाया, सेकंड पे 50 पे पॉइंट लगाया, थर्ड पे 90 पे, फिर 120, फिर 140, फिर 150, 150, और फिर ये 140। तो इस तरह का एक ग्राफ आपके सामने बन जाएगा। टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। और बिल्कुल इसी तरह फिर जो है आप बनाएंगे मार्जिनल प्रोडक्शन का। तो मार्जिनल प्रोडक्शन में क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्शन के लिए अब आप ये जो सेकंड ग्राफ है, इसमें आप क्या करेंगे, सेकंड ग्राफ में एक्स एक्सिस पे आप रखेंगे लेबर, ठीक है, लेबर रखेंगे, और वाई एक्सिस पे आप रखेंगे एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में आपकी जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी है 40, देखिए 40 आ रही है। एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 40 है। तो अब आपने जो वाई एक्सिस पे गैप लेना है, कितना लेना है, 40 तक लेके जाना है, ठीक है। तो आप क्या करें, 5 का डिफरेंस ले लें, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये ले लिया आपने गैप। और उसके बाद आपने 1 पे पहले एवरेज प्रोडक्शन बना लें, 1 पे आपने लगाया 0.20, सेकंड पे 25, फिर 30, फिर 30, फिर 28, ठीक है, फिर 25, 21.3 और 17.5। इस तरह आपका ये एवरेज प्रोडक्शन का कर्व ऐसे बन जाएगा जब आप बनाएंगे, ठीक है। तो क्या क्लियर गया, आपने वाई एक्स एक्सिस पे लेने लेबर 1 से 8 तक, और वाई एक्सिस पे आपने लेना है डिफरेंस 5 का, 5, 10, 15, 20 करके, ठीक है। 40 तक लेंगे आप, क्यों, इसलिए कि आपके पास जो वैल्यू है वो मैक्सिमम इन दोनों की मिला के 40 आ रही है। ये तो एक ग्राफ बन गया। सेकंड आपने बनाना है एमपी का, तो एमपी में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट पे कितना है, 20, इसमें भी 20 है, 20 पॉइंट लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद 20 के बाद फिर 30, फिर 40, फिर 30, फिर 35, 30 सॉरी, फिर 20, फिर 10, और फिर 0, 0 का पॉइंट होता है ये लाइन, इस लाइन पे आप पॉइंट लगाएंगे, और उसके बाद -10, -10 नीचे आ गया, ठीक है। तो ये ग्राफ बन जाएंगे, ये जो लाइन्स हैं इसको आप छोड़ दें, जस्ट आप ये दो ग्राफ बना दिएगा। फर्स्ट पे आपने लेबर लेने, और वाई एक्सिस पे आप लेंगे, क्या लेंगे आप, टोटल प्रोडक्शन, और सेकंड में आप लेंगे क्या कहते हैं, लेबर, और इस पे लेंगे आप एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन,
ठीक है, इस तरह ग्राफ आपका बन जाएगा। मैं आपको भी असाइनमेंट दूंगा कि आपने ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के सबमिट करवाना है। इसमें कोई चीज़ क्लियर ना हो तो पूछ लें। जी, एपी और एमपी का ग्राफ जो है वो साथ बनेगा। आवाज़ कट रही है, देखिए मैं तो इधर कांस्टेंट बोल रहा हूँ, जिस तरह शुरू से बोल रहा था वैसे ही बोल रहा हूँ। जी जी, आज करवाना होगा, मैं आपको बता दूंगा। ये तो 15-20 मिनट में ग्राफ बन जाएगा, अगर बहुत सफाई से ही बनाएंगे। इसमें कितना टाइम लगेगा? गुड। तो और कोई चीज़ क्लियर नहीं तो वो पूछ लें पहले आप। जी जी, क्लासरूम पे सबमिट करवाना होगा। इन्हीं वैल्यू से बनाएंगे जी, इन्हीं वैल्यू से बनाएंगे। क्लासरूम में सबमिट होगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा उसका, या उस पर असाइन कर दूंगा मैं। जी जी, इन्हीं वैल्यूज़ की बेस पे बनाना है, बताया आपको। क्लास 4 बजे तक होगी, तो कल का टाइम क्यों दे दूं आपको? मैं आपसे बोल रहा हूँ 15 मिनट का ग्राफ ही है, मैं आपको कल का टाइम दे दूं ये। और इसके अलावा जो है दूसरा, मैं आज भी 1-2 ग्राफ और पढ़ाऊंगा, उनको एक साथ में आपको बताऊंगा कि आपने एक साथ इन सबको एक सबमिट कराना है आज ही। जी जी, आवाज़ आएगी, क्यों नहीं आएगी? ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर हो गया। और इस नेक्स्ट हम इसके फेज में जा रहे हैं। हमने लॉज ऑफ रिटर्न में कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, उसको एक मर्तबा उसका रिव्यू कर लें, ऊपर से देख लें। उसके बाद जो है नेक्स्ट मीटिंग में इसी लिंक से आप दोबारा ज्वाइन करेंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे।
जब तक कि क्लास ना बोले जाए एंड हो गई, जब तक कि किसी ने लीव नहीं करना है, क्लास लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर का नेम था आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड इट्स फंक्शन। उसमें हमने डिस्कस किया प्रोडक्शन क्या होती है, ठीक है। देन प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पर्सनल यूटिलिटी। देन हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया था कि ये जो प्रोडक्शन है इसको हम इनपुट फैक्टर्स भी बोलते हैं। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके वो इनपुट फैक्टर कहलाते हैं और उसके बेस पे आप जो बना रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो आपके आउटपुट फैक्टर होते हैं, ठीक है। देखिए, गैर ज़रूरी इस पे बात नहीं करें, चैट पे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बार बार मुझे चैट देखनी पड़ी है, वो आप बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। प्रोडक्शन प्रोसेस मीन्स जब आप हमारे पास टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, एक शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में आपके पास इनपुट में लेबर कैपिटल आता है और लॉन्ग रन में आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और टाइम एंड स्पेस आता है। ये टू फैक्टर्स होते हैं। देन हमने डिस्कस किया था मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में डिफरेंस को डिस्कस किया था। स्केल ऑफ प्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था अगर कोई इंडस्ट्री है या फर्म है बड़ी, वो लार्ज वे में जो है वो प्रोडक्शन कर रही है, उसके पास जो है नंबर ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कैपिटल बड़ी अमाउंट कैपिटल की लगी है, तो उसके बेस पर जो प्रोडक्शन होगी वो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होगी। और अगर कोई फर्म जो है वो स्मॉल क्वांटिटी यूज़ कर रही है लेबर कैपिटल की, तो उसकी बेस पे जो प्रोडक्शन होगी वो स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन होगी। और लार्ज स्केल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल फर्टिलाइजर, शुगर फैक्ट्रीज, आयरन एंड स्टील मिल्स आती हैं। और स्मॉल स्केल में हमारे पास आता है लेदर और वॉशिंग मशीन्स और इलेक्ट्रिक फैंस और ये सब चीज़ें इसमें इसको स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन में बनाई जाती हैं। देन हमने डिस्कस किया था कि जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल और लॉन्ग क्या कहते हैं स्मॉल स्केल है, तो उसमें लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन के इम्पैक्ट क्या आता है कि लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन का हमारे पास दो तरह के इम्पैक्ट आते हैं, एक इंटरनल इकोनॉमीज और एक एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती है। इंटरनल इकोनॉमीज, अगर एक फर्म अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, उसकी बेस पर उसकी जो उसको कंपनी को जो इंटरनल बेनिफिट्स कहलाते हैं वो कहलाती है इंटरनल इकोनॉमीज। और वो ये होती है जो आपके सामने लिखी हुई है, इसकी वीडियो आपके पास मौजूद है, लिंक उधर जाके आप इसको देख सकते हैं दोबारा। और एक कंपनी जब अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, उसकी बेस पे उसको जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज या एक्सटर्नल बेनिफिट्स मिलते हैं वो कहलाती है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। देन हमने रिटर्न टू अ फैक्टर्स एंड रिटर्न टू स्केल को डिस्कस किया था। रिटर्न टू अ फैक्टर्स एंड रिटर्न टू स्केल आर टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ प्रोडक्शन। लॉ प्रोडक्शन कहलाते हैं। बोथ लॉज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट्स। दोनों इनपुट आउटपुट का जो रिलेशन बता रहे होते हैं। बोथ लॉज हैव थ्री स्टेजेस ऑफ इंक्रीज, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग, डिक्रीजिंग रिटर्न, दोनों के ये थ्री फेजेस होते हैं। देन हमने डिस्कस किया था रिटर्न टू फैक्टर्स और रिटर्न टू स्केल में क्या डिफरेंस है। बस वो मेन डिफरेंस ये था कि